सभी को स्लाइड्स दिख रही हैं? यस मैम। प्रेजेंटेशन का पीडीएफ दिख रहा है सभी को? यस मैम। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ पे एंड किया था बताइए प्लीज, एनीवन? मैम लास्ट एक्यूरेसी क्लास एक्यूरेसी पे एंड किया था। न्यूमेरिकल भी देखा था एक आपने? न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल भी किया था। क्या कैलकुलेट किया था उसमें? एक्यूरेसी कैलकुलेट करी थी हमने शायद उस क्वेश्चन में। सभी लोग हैं प्रेजेंट? ड्यूरिंग दी क्लास कभी भी मैं अटेंडेंस ले सकती हूँ, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा कि आप लोग बस लाइव होकर के ध्यान नहीं दें। तो उस टाइम पे जो भी रहेगा उनकी अटेंडेंस रिकॉर्ड हो जाएगी, जो नहीं रहेगा भले ही आप यहाँ पे शो कर रहे हो, अगर आप अटेंडेंस नहीं दे रहे हो तो आप नहीं प्रेजेंट माने जाओगे। क्लियर है सभी को? वॉल्यूम यस मैम। ठीक है? वॉल्यूम ठीक है? कम ज़्यादा प्लीज़ बताइए। हेलो? यस मैम ठीक है। यस मैम। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, लास्ट क्लास में हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब मेजरमेंट पर्पस से जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं उनमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए वो स्टार्ट किया था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। मतलब हर एग्जाम में ये पूछा जाता है। फर्स्ट यूनिट से ये 4 पॉइंट्स आपके, 4 छोटी छोटी डेफिनेशन, जैसे व्हाट इज एक्यूरेसी, व्हाट इज प्रेसिजन, linearity, and based on these characteristics, जो न्यूमेरिकल्स कभी कभी थोड़ा टफ पेपर अगर RGPV ने बनाया तो ये भी पूछा जाता है। क्लियर है? हेलो? यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, सबसे पहले एक्यूरेसी। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी नहीं पढ़ा होगा, बीच में मैं पूछूंगी, आपको बनना चाहिए प्लीज, इसलिए जो लास्ट क्लास है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना चाहिए। आज मैंने बहुत ही कम टाइम दिया आप लोगों को क्लास के पहले, बस 10-15 मिनट पहले ही बताया कि क्लास है। नेक्स्ट टाइम से मैं आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी कि क्लास आपकी पहले है। ओके? सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास। जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है प्रेसिजन ऑफ एनी मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। एक्यूरेसी, जैसा कि हमें पता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इट इज द क्लोजनेस विद द ट्रू वैल्यू। जो भी हमारे मेजरमेंट, जो भी हमारी क्वांटिटी है, जो अननोन क्वांटिटी है, उस अननोन क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू से जो क्लोजनेस है वो हमारी शो करती है एक्यूरेसी को। नेक्स्ट जो आती है वो है प्रेसिजन। किसी भी सिस्टम को एक्यूरेट होने के लिए उसको प्रिसाइज होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट अ कंपल्सरी प्रॉपर्टी। मतलब एक्यूरेट सिस्टम जरूरी नहीं है कि उतना प्रिसाइज हो, और प्रिसाइज सिस्टम जरूरी नहीं कि एक्यूरेट हो, जैसे कि अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन आप सभी लोगों को दिख रही है स्क्रीन पे। प्रेसिजन की डेफिनेशन, इट इज द अमाउंट ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन वेरियस रीडिंग्स टेकन ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटी और वेरिएबल अंडर सम स्पेसिफाइड कंडीशन। ये डेफिनेशन थोड़ी सी, इसकी जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी अजीब है, आपको बुक में भी देखोगे तो एज इट इज यही डेफिनेशन मिलेगी। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आपको यही डेफिनेशन लिखनी चाहिए। इसके अलावा आप अगर एक पेज की डेफिनेशन लिखोगे प्रेसिजन की तो वो किसी काम की नहीं है। सिर्फ 2 लाइन की डेफिनेशन है जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है कि अगर आपसे, मतलब आपसे पहले वाले बैचेस जिनको भी मैंने पढ़ाया है, अगर उनसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज एक्यूरेसी एंड 2 नंबर का क्वेश्चन व्हाट इज प्रेसिजन, दे राइट फॉर अ पेज, मतलब कि पूरा पेज भरा हुआ होता है, बट उन्हें 2 नंबर भी नहीं मिलते हैं क्योंकि वो बकवासी लिखते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ ये 2 लाइन की जो डेफिनेशन आपको दिख रही है स्क्रीन पे, सिर्फ यही है प्रेसिजन। आप इसको अपने वर्ड्स में 2 लाइन में लिखिए, 4 लाइन में, बस। उसके बाद ये नहीं कि आप अपने मन से कुछ भी लिखते जाएं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा सिर्फ 2 नंबर का, इसलिए, और ये 2 नंबर के लायक है ही। इसके अलावा और ये 14 नंबर में या 7 नंबर में कभी नहीं पूछा जा सकता है। तो उतना ही लिखिए जितने का ये पूछा गया है, और इसकी डेफिनेशन आप इससे ज़्यादा लिख भी नहीं सकते हैं। प्रेसिजन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट से बार बार रीडिंग ले रहे हैं तो वो जो सारी रीडिंग है, उन सारी रीडिंग्स का आपस में जो रिलेशन है
वो बताता है हमें प्रेसिजन। जैसे कि अगर एक वोल्ट मीटर से हमने 5 रीडिंग्स ली, उस वोल्ट मीटर को मेजर करना था 100 वोल्ट, 100 वोल्ट। अब 5 रीडिंग में एक बार आया 101, 105, 104, 103 और 104 फिर से, मतलब 5 रीडिंग्स आई। आप सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. क्लियर है सभी को? कोई भी प्रॉब्लम अगर थोड़ा फास्ट जा रहा हो तो प्लीज आप लोग बोल दीजिए, इंटरप्ट कर दीजिए कि मैम थोड़ा सा स्लो बताइए, समझ नहीं आ रहा है। प्लीज, फास्ट है क्या थोड़ा सा? नो मैम। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस मैम। यस मैम। तो एक वोल्ट मीटर लिया, उस वोल्ट मीटर से 5 रीडिंग ली। उस वोल्ट मीटर को एक्चुअल वैल्यू जो मेजर करनी है वो है 100 वोल्ट, लेकिन उसने जो 5 वैल्यूज ली हैं वो है 101, 105, 103, 104 एंड 103 अगेन। तो ये 5 रीडिंग्स में हमें ये दिख रहा है कि रीडिंग्स का आपस में जो वेरिएशन है वो मैक्सिमम 1 वोल्ट और 2 वोल्ट है। तो यहाँ बार बार हमें 1 वोल्ट का ही गैप मिल रहा है, जैसे 103 हो गया, 104 हो गया, 105 हो गया। ये जो 1 वोल्ट का गैप है, आपस में रीडिंग का अग्रीमेंट है वो कितना है? 1 वोल्ट है। ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रीक्वेंसी आने की है वो है 1 वोल्ट के गैप में रीडिंग्स हमें मिल रही है। तो हमारे जो सिस्टम का प्रेसिजन होगा वो प्लस माइनस 1 वोल्ट होगा। लेकिन अगर हम एक्यूरेसी कैलकुलेट करेंगे तो एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना होगा? इन पांचों रीडिंग्स का एवरेज निकालना होगा और उस एवरेज रीडिंग का डेविएशन निकालना होगा मैक्सिमम वैल्यू से और मिनिमम वैल्यू से, और उस डेविएशन के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे सिस्टम की एक्यूरेसी कितनी है, जो भी डेविएशन आएगा बेस्ड ऑन दैट। तो इससे ये पता चलेगा कि अच्छा प्रेसिजन तो रीडिंग्स की आपस में देख करके समझ में आ जाती है कि कितना गैप है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए हमें उन सारी रीडिंग्स को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कोई भी सिस्टम अगर बहुत ज़्यादा प्रिसाइज है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिस्टम एक्यूरेट है। प्रेसिजन ज़रूरी कंडीशन है बट इट इज़ नॉट एन कंपल्सरी कंडीशन। तो आगे अभी हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। ये एग्जाम्पल है, सपोज वी हैव एन एमीटर विच पोजेसेस हाई डिग्री ऑफ प्रेसिजन। मतलब हमारे पास एक एमीटर है, वो एमीटर पूरी तरीके से एक्यूरेट है स्ट्रक्चर वाइज, जैसे कि उसमें जो स्केल लिखा हुआ है वो क्लियरली विजिबल है, उसका जो पॉइंटर है वो बिल्कुल सही एकदम फाइन पॉइंटेड है, उसका जो बैकग्राउंड है मिरर लगा हुआ है ताकि हमें रीडिंग पढ़ने में गलत नहीं हो। मिरर का मतलब ये होता है कि अगर हम सामने से देख रहे हैं रीडिंग को तो हमें वही रीडिंग रिफ्लेक्ट हो पीछे भी और हम एक्यूरेट रीडिंग को पढ़ पाएँ, जिससे कि पैरेलैक्स एक एरर जो कि फर्स्ट पैराग्राफ में आखिरी में लिखा हुआ है, मिरर लगा होता है ताकि पैरेलैक्स की जो एरर आती है जनरली रीडिंग को पढ़ने में वो ना आए। इस तरीके का हमारा पूरा एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि पूरी तरीके से करेक्ट है। बट क्या प्रॉब्लम है, उस इंस्ट्रूमेंट का, उस एमीटर का जो पॉइंटर है, का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, बेसिकली उस स्टार्टिंग पॉइंट को कहाँ पे होना चाहिए रीडिंग लेने के पहले? बताइए। 0 0 पे होना चाहिए, बिल्कुल सही। लेकिन वो 0 पे ना होकर के 0 से ऊपर है, सपोज 0.5 पे है। अब वो पॉइंटर, अब वो एमीटर पूरी तरीके से सेट है, हम उससे रीडिंग लेंगे, रीडिंग हर बार सही आएगी, बट क्या ये सिस्टम एक्यूरेट है? नो मैम। क्यों एक्यूरेट नहीं है? 0.5 का एरर जो आ रहा है, 0.5 का एरर जो प्रेजेंट है वो इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि पॉइंटर ऑलरेडी अपनी इनिशियल पोजीशन 0 पे ना होकर के 0.5 पे प्रेजेंट है। तो ये सिस्टम, ये जो एमीटर है वो पूरी तरीके से प्रिसाइज है, मतलब हर बार रीडिंग आपको बिल्कुल क्लोज मिलेंगी, रीडिंग्स के बीच में गैप बहुत कम मिलेगा। लेकिन वो रीडिंग्स जो आ रही हैं वो एक्चुअली में सही नहीं है क्योंकि उसमें इनहेरेंटली 0.5 का एरर प्रेजेंट है। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि एमीटर हमारा पूरी तरीके से प्रिसाइज है, बट द रीडिंग टेकन बाय दिस प्रिसाइज एमीटर इज नॉट एट ऑल एक्यूरेट बिकॉज ऑफ दिस इनहेरेंट एरर प्रेजेंट इन दिस एमीटर। क्लियर है आप सभी लोगों को? Yes, ma'am. अब आप लोगों को ये जो प्रेसिजन की डेफिनेशन बताई गई है, ये प्लीज आपसे जब भी एग्जाम में पूछा जाए ये रिक्वेस्ट है कि आप एक पेज का मत लिखिएगा या आपकी जो कॉपी आती है उसमें आप आधे पेज का प्रेसिजन लिख डालो, ये मत करिएगा। मैक्सिमम 4 लाइन,
है प्रिसीजन और एक्यूरेसी की डेफिनेशन के लिए। तो जितना ज़्यादा आप टू द पॉइंट लिखेंगे एग्जाम में, उतने ही आपको सही सही मार्क्स मिलेंगे। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि आपको कॉपी भरेंगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे। मैं तो बिल्कुल नहीं देती हूँ। आरजीपीवी में हो सकता है कोई आपके पहचान के हों तो जो आपको मार्क्स दे देते हो ज़्यादा नंबर, ज़्यादा कॉपियाँ भरने पे, अदरवाइज तो नहीं है। नेक्स्ट इज प्रेसीजन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपको बिल्कुल भी एग्जाम में नहीं लिखना है अगर पूछा नहीं गया है तो। प्लीज़, ये सिर्फ समझने के हिसाब से है और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रेसीजन में कुछ कुछ इसके सब पार्ट्स हैं जिनको मिला करके प्रेसीजन बनता है। सबसे पहले है कन्फर्मिटी। कन्फर्मिटी मतलब ये हमें ये बताता है कि अभी हमने जो रीडिंग ली है वही रीडिंग को प्रिडिक्ट करना, मतलब नेक्स्ट वो रीडिंग आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, जिसको कि हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। जैसे कि अभी पिछले 5 दिनों से अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहा है मिनिमम, तो वी कैन प्रिडिक्ट कि हाँ कल भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। और अगर ये सही है दैट मीन्स हमारे जो इंस्ट्रूमेंट की कंफर्मिटी है वो सही है, कंसिस्टेंसी जो है वो सही है और ये प्रिसीजन का एक पार्ट है। तो इसको कैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं? एक ओमीटर, ओमीटर आप सभी को पता है? ओमीटर पता है आप सभी को? हेलो, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओमीटर क्या करता है? ओमीटर मैम रेजिस्टिविटी मेजर anyone? करता है, रेजिस्टिविटी मेजर करता है। रेजिस्टिविटी मेजर करता है। कहीं पढ़ा है किसी सब्जेक्ट में, किसी सेमेस्टर में या स्कूल में? मैम उसकी यूनिट से ही पता चल रहा है ना। हाँ, यूनिट से पता चल रहा है, बट आपने स्पेसिफिकली कहीं इसके बारे में पढ़ा हो, मैं ये पूछ रही हूँ। नो मैम नहीं पढ़ा। मैम नहीं मैम मल्टीमीटर पर 12th में था, ठीक है। ओमीटर जैसा कि दिख ही रहा है कि ओम को मेजर करने वाला, दैट मीन्स रेजिस्टेंस को मेजर करता है। ये इंस्ट्रूमेंट अपने आप में ये इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसकी मदद से ये रेजिस्टेंस को मेजर करता है। तो यहाँ एग्जाम्पल जो है, अगर सपोज बहुत बड़ी रीडिंग है रेजिस्टेंस की, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है 1385692 ओम है, इस रेजिस्टेंस को मेजर करना है तो ओम मीटर जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग शो करेगा। बट एज एन ऑब्जर्वर अगर आप लोगों को ये रीडिंग पढ़नी है तो क्या आप हर बार 1385692 ओम बोलेंगे या 1.4 ओम बोलेंगे? 4 मेगा ओम, बताइए। हेलो हेलो, Yes, ma'am. 1.4 mega ohm. 1.4 मेगा ओम बोलेंगे? क्यों बोलेंगे 1.4 मेगा ओम? प्लीज आप लोग बताइए। मैंने राउंड ऑफ किया है, क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या नाम है आपका? अश्लेषा द्विवेदी। ओके, अश्लेषा। और लोग भी हैं? सभी लोग हैं कि सिर्फ 2-3 लोग ही बोल रहे हैं? बिल्कुल करेक्ट। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे, अगर थोड़ा भी दिमाग लगा रहे होंगे कि इतना बड़ा नंबर हम हर बार अगर हमें यूज में लाना है तो हम नहीं बोलेंगे उसको। सिंप्लीफाई करने के लिए हम 1.4 मेगा ओम ही रीड करेंगे। तो इस तरीके से ये प्रिसीजन का एक पार्ट हुआ कि जो बड़ी से बड़ी रीडिंग है उनको हम शॉर्ट में, भले ही आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो एग्जैक्ट रीडिंग शो कर रहा है, बट वी विल रीड एज पर दी रिक्वायरमेंट, मतलब जो हम उसको राउंड अप करके बोलेंगे कि 1.4 मेगा ओम, ताकि हम इसको कैलकुलेशन में भी इजीली ले सकें और आगे इसको जो भी हमें सॉल्व करना है वो कर सकें। तो ये कंफर्मिटी में, इसके अंदर कंफर्मिटी का एग्जांपल है कि इस तरीके से हमारी रीडिंग कंफर्म होती है कि अच्छा अभी 1.4 मेगा ओम है तो नेक्स्ट क्या रीडिंग आएगी, इस तरीके से। नेक्स्ट जो कंपोनेंट है प्रिसीजन का वो है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब ये हमें ये बताता है कि हमारे मेजरमेंट में कितना वेरिएशन है। इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि रीडिंग आई है एक पर्टिकुलर वोल्टेज की 256 वोल्ट, देन इस रीडिंग को हम क्या कर सकते हैं, अगर अप्रॉक्सीमेट करना है तो 256 वोल्ट इज क्लोजर टू 257 वोल्ट और 255 वोल्ट।
सिर्फ ये दो वैल्यूज के पास है 256 वोल्ट की और भी कोई वैल्यू है जिनके क्लोजर हम ले सकते हैं इसको? बताइए प्लीज एनीवन। 256 वोल्ट को अगर आपको अप्रॉक्सीमेट करना है तो आप किससे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं? इधर 255 और 257। बट अगर यही वैल्यू आपको गिवन है 256.0 वोल्ट तो इसको हम किससे अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं? दिस कैन बी क्लोजर टू 255.9 वोल्ट और 256.1 वोल्ट। तो अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन सी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू को शो करेगी, कौन सी रीडिंग? मैम Please, anyone? 256.1 ठीक है, मतलब जो आपको पॉइंट वाली वैल्यू है बिल्कुल सही कि जो 255.9 है या 256.1, इन दो के बीच की जो वैल्यू है या ये दोनों जो वैल्यू ये ज़्यादा क्लोजर वैल्यू है एज कम्पेयर टू 257 और 255। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि पहली वाली नंबर है उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और जो दूसरी वैल्यू है उसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। दैट मीन्स अगर हमारे मेजरमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बढ़ेंगे तो जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी है वो इम्प्रूव होगी। एक्यूरेसी से पहले प्रेसिजन इम्प्रूव होगा हमारे मेजरमेंट का। क्लियर है? यस मैम। तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स प्रीवियस ईयर के पेपर उठ के देखेंगे तो उसमें जो न्यूमेरिकल आए हैं वो इस पे बेस्ड हैं कि कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है आपके मेजरमेंट में। तो इस पे बेस्ड जो कुछ न्यूमेरिकल है वो मैंने आगे लिए हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है रेंज ऑफ डाउट। प्रेसिजन का ही जो थर्ड पार्ट है जिससे मिलकर के प्रेसिजन बना होता है वो है रेंज ऑफ डाउट। रेंज ऑफ डाउट मतलब कि जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो कभी भी एक रीडिंग नहीं लेते। क्या कभी एक रीडिंग लेते हैं? आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे बहुत सारे। कितनी रीडिंग लेते हैं मिनिमम? बताइए कितनी मिनिमम रीडिंग लेते हैं? 3 to 5. मिनिमम 3 to 5. 3 to 5 और एट द मैक्स आप 8 तक चले जाते हैं 8 रीडिंग्स ma'am. भी ले लेते हैं मिनिमम। अगर टाइम नहीं है, अगर ऐसे ही करना है तो 3 रीडिंग्स लेनी है। अगर आप लोग अभी कॉलेज जा रहे होते तो हम लोग यहाँ EMI के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिसमें कि मिनिमम आपको 5 रीडिंग्स लेनी ही होती। मैक्सिमम आप जितनी 10 ले सकते हो तो 10 ले लो एज पर दी टाइम, अगर आपके पास टाइम है तो जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो हम लोग हर बार अलग अलग रीडिंग्स निकालते हैं जो अपने आप में इंडिपेंडेंट है। एक रीडिंग कभी भी दूसरी रीडिंग से डिपेंडेंट नहीं होती है। इन सारी रीडिंग्स का जो पूरा का पूरा रेंज है वो रेंज हमें ये बताता है कि जो हमने अननोन वैल्यू को मेजर किया है वो इस मिनिमम वैल्यू से इस मैक्सिमम वैल्यू तक आई है हर बार मेजरमेंट लेने पे। तो उससे हमारा एक रेंज ऑफ डाउट निकल करके आता है जो कि प्रेसिजन को शो करता है। अगर गैप, सपोज एक अननोन वैल्यू को आप मेजर कर रहे हो, पहली रीडिंग आपने ली 10 वोल्ट, दूसरी रीडिंग ली 9, तीसरी तो है कि आपका पहले 10 फिर 9 फिर 5 और फिर आपने रीडिंग ली तो आपको आया 1 वोल्ट। तो क्या ये जो रीडिंग्स आने का तरीका है, मतलब जो रीडिंग्स के बीच का गैप है, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? प्लीज एनीवन। अगर आप लोग रीडिंग लेते हैं और रीडिंग आपकी कंसिस्टेंट नहीं आती है, मतलब पहले 10 आई फिर 9 आई फिर 5 आई फिर 1 आई, तो क्या ये सही रीडिंग्स आ रही है या कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है आपके मेजरमेंट में या सिस्टम में, जिस इंस्ट्रूमेंट से आप मेजरमेंट ले रहे हो? बताइए। मैम कोई कॉमन आनी चाहिए। मैम कोई 2 रीडिंग कॉमन आनी चाहिए। मैम अगर बहुत ज्यादा डेविएशन आ रहा है तो हमारी कैलकुलेशन में कुछ, हमारी रीडिंग में कुछ एरर है या फिर उस डिवाइस में कोई एरर है। नहीं तो जो सबसे ज्यादा क्लोज रीडिंग होगी वो यूज करेंगे। दैट मीन्स जो हमारा रेंज ऑफ डाउट है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम से कम होना चाहिए, तभी हमारा जो सिस्टम है वो एक्यूरेट माना जाएगा जिससे हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो 3 है वो 3 पॉइंट्स मिल करके क्या बनाते हैं प्रेसिजन को, कि हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो कितना प्रिसाइज है। ठीक है,
तो बेस्ड ऑन ये जो अभी आपने थ्योरी देखी है, ये एक न्यूमेरिकल है। प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिए इसको, क्योंकि ऐसे ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं और ऐसे ही कुछ न्यूमेरिकल आपसे क्विज में पूछे भी जाएंगे। तो प्लीज क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक इंडिपेंडेंट रीडिंग्स ली है हमने। A set of independent current measurements were recorded as 10.03, 10.10, 10.11 and 10.08 amperes. अब इसका हमें क्या निकालना है? एवरेज करंट और सेकंड वन इज रेंज ऑफ एरर। एवरेज करंट, एवरेज निकालना तो सभी को आता है सभी को। फर्स्ट वन इज एवरेज कैलकुलेट करना, सभी को आता है एवरेज निकालना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो फर्स्ट जो एवरेज आया है वो है 10.08 एम्पियर। जो ये सारी रीडिंग्स हैं इनका एवरेज आया 10.08। उसके बाद है सेकेंड वन इज रेंज ऑफ एरर, वही जो थर्ड पॉइंट था, रेंज ऑफ डाउट, रेंज ऑफ एरर निकालनी है। तो रेंज ऑफ एरर निकालने के लिए हमारे पास एवरेज वैल्यू गिवन है। मैक्सिमम वैल्यू जो आई है हमारी वो है 10.11, तो उससे मैक्सिमम और एवरेज का डेविएशन निकाला। सिमिलरली मिनिमम वैल्यू और एवरेज और मिनिमम का डेविएशन निकाला। उसके बाद हमने एवरेज रेंज ऑफ एरर निकाली विच इज प्लस माइनस 0.04 एम्पियर। क्लियर है? इस तरीके से हमारा रेंज ऑफ एरर आया कि रेंज ऑफ एरर जो हमने इतनी सारी 4 रीडिंग्स ली है उसमें एरर की क्या रेंज है वो है 0. प्लस माइनस। और हाँ, यहाँ प्लस माइनस साइन क्यों दिया हुआ है अब आप लोग बताइए मुझे प्लीज। एनीवन, प्लस माइनस साइन क्यों गिवन है? मैम या तो रीडिंग प्लस मतलब डिवाइड कर सकते हैं, फिर उस जो रीडिंग है उससे माइनस। मतलब हमारी रीडिंग या तो कम हो सकती है ट्रू वैल्यू से या तो ज़्यादा हो सकती है ट्रू वैल्यू से। इसलिए हमेशा जब भी एरर निकालते हैं तो प्लस माइनस साइन के साथ निकालते हैं। इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि अपने मन से प्लस माइनस नहीं लगाया गया है। एरर कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्निफिकेंट फिगर्स से। ये हमारे पास कुछ ये वैल्यूज दी हुई हैं। इसमें पूछा गया है कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं बताइए। तो फर्स्ट वन इज 302 एम्पियर। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं प्लीज? एनीवन? 3. विजिबल है? आपको क्लियरली दिख रहा है? सिर्फ रीड करके बताना है, तो ध्यान से देखिए। नेक्स्ट वन इज 302.10। अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट हैं? 5 है। 4 नहीं है, 5 है। क्यों? क्योंकि यहाँ वेरिएशन देखिए, आपका नंबर का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। 302.10 प्रेजेंट है अगर, तो दिस कैन वेरी ईदर फ्रॉम 301.09 टू 302.11। तो वेरिएशन जो नंबर्स का है वो 5 नंबर्स में हो सकता है। इसलिए जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है वो है 5। अब यहाँ पे अपने मन से 0 नहीं लगाना है आपको कि इसको हम 6 कर ले। अपने मन से 1 के बाद तो कितने भी 0 लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर क्वेश्चन में गिवन है 1 0, दैट मीन्स ये जो 1 0 की जगह आपके 2 नंबर हो सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो प्रेजेंट है वो कितने हैं? 5। सिमिलरली नेक्स्ट में कितने प्रेजेंट है बताइए? 5 विजिबल है। क्लियर है सभी को 5 कैसे है? Yes, ma'am. अब यहाँ पे आप लोग देखिए, ये मत सोचेगा कि पॉइंट के पहले भी एक 0 है तो उसको क्यों नहीं काउंट किया। मैम समझ थोड़ा पा इसको रहे हैं? बताइएगा। मैम क्वेश्चन है इसमें हाँ, 5 हाँ। सिग्निफिकेंट कैसे हैं? मेरे को तो मेरे हिसाब से 2 होने चाहिए इसमें। तो किसमें सी या बी? सी में। सी में, ठीक है। हाँ थोड़ा बताइए ना में? 5 क्या। देखो सी में क्या है, 0.0030 एम्पियर्स है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इस नंबर को कितना वेरी कर सकते हैं ये देखिए। ये नंबर आपका 0.00 या तो 29 हो सकता है या 31। इसकी जो वैल्यूज है जो हम लोग ले सकते हैं मतलब इसके क्लोजर वैल्यूज। क्लियर है? ये 0.00 ये 3 0 तो Yes, ma'am, रहेंगे, clear या है। तो ये 29 हो सकता है या 31 हो सकता है, ठीक है। इसको इतना ज्यादा हम लोग डेविएट तो कर नहीं सकते कि आगे के 0 हट जाए, 999 हो जाए या तो 1 हो जाए, ऐसा कुछ वेरिएशन कर नहीं सकते। जो सिर्फ 2 क्लोजर वैल्यूज हैं, तो 2 क्लोजर वैल्यूज में
इसमें टोटल नंबर्स जो प्रेजेंट है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 जो आपको दिख रहा है पॉइंट के बाद से 5 नंबर्स प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 5। समझ आया या नहीं? यस मैम। नहीं क्लियर है? देखो आप 0 से कंफ्यूज मत होइए, पॉइंट के बाद आपके 5 डिजिट्स प्रेजेंट हैं। इन 5 डिजिट्स में अगर हम लोग पहले के क्वेश्चन की तरह इसको क्लोजर वैल्यूज देखें तो या तो इसकी क्लोजर वैल्यू 3 1 हो सकती है या 2 9 हो सकती है। दोनों ही केसेस में हमारे पास नंबर कितने प्रेजेंट हैं? टोटल जो डिजिट प्रेजेंट है वो 5 हैं, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 5। ओके मैम। क्लियर है? यस मैम। अब नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए। 0.000030 M फॉर क्या है यहाँ पे बताइए? मेगा। मेगा। यस मेगा। M फॉर मेगा एम्पियर्स। तो अब यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं प्लीज? समझ पा रहे हैं आप लोग? मैम 2 यस 2। क्लियर है? यस मैम। मेगा फॉर 10⁶ और यहाँ पे यहाँ जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग 30 के बाद ले जाएंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हुए, अल्टीमेटली ये नंबर कितना प्रेजेंट है? 30 एम्पियर्स। दैट मीन्स देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स विच इज 3 and 0। क्लियर है? यस तो मैम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, E इज 5.01 into 10⁴। अब आप लोग बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5 है। 5.01 into 10⁴। क्लियर है? सही बताइएगा, ध्यान से देखिए। 5 मैम। 5 है, ठीक है। और कोई? क्योंकि 5 इज नॉट द करेक्ट आंसर। मैम 3। मैम 3। 3 इज करेक्ट आंसर। 5 कैसे निकाला बेटा? नाम बताइए अपना। मैम सनित मैम सनित नाम है। मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 50100 हो जाएगा। पॉइंट तो आ नहीं रहा, तो सबको इंक्लूड करना पड़ेगा। 501 यहाँ पॉइंट भी तो है 5.01, तो दो मैम 0 तो आपके 10⁴ भी तो है। हाँ तो मैम 50100 हो जाएगा ना वो तो। Ma'am, you both are talking about different questions. क्वेश्चन नंबर E। एक मिनट रुकिएगा। Ma'am, won't there be 5 significant numbers? 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स ही होंगे। सही है, आप सही है, 5 सिग्निफिकेंट नंबर्स ही होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 0 उसके बाद फिर से आएंगे जो कि 50100 है। सही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट में कितने सिग्निफिकेंट नंबर होंगे ये बताइए? 3। हाँ 3 सही है। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. 5 F में 3 सिग्निफिकेंट नंबर नहीं होंगे। मैम 6 होंगे। F मैम 4 होंगे। 4. हाँ कितने होंगे? 502.000। तो अब इसकी क्लोजर वैल्यूज क्या क्या होंगी? 501.999 to 502.111। तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं? मैम 6 होंगे। 6 होंगे। 6। क्लियर है? कोई डाउट हो तो पूछिए प्लीज। फाइव 502.000 है, यहाँ 3 0 प्रेजेंट है, दिख रहा है सभी को 3 0। तो 3 0 में अब इसको हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज जो होंगी इसकी क्या क्या हो सकती हैं? या तो हो सकता है आपका 501.99 हो, या दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है 502.001। तो यहाँ पे जो वेरिएशन आ रहा है वो क्या है? 6 डिजिट्स में है। 6 डिजिट्स में आखिरी वाली जो 0 है या तो वो 1 होगा या तो दूसरा अप्रोक्सीमेशन तीनों 9 होंगे। तो टोटल जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स प्रेजेंट है वो है कितने? 6। क्लियर है? कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am. है तो प्लीज बताइए। ठीक है,
तो नेक्स्ट जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये जो आपने 2 क्वेश्चन किए हैं, ये 2 क्वेश्चन ऐसे ही नहीं पूछा दिया है मैंने, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों से पूछा गया है, कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये न्यूमेरिकल दिखाए गए हैं यहाँ पे। अगर आप लोगों के पास एच एस कर्सी बुक है या एक वन क्वेश्चन हाँ बोलिए। मैम सी में हाँ? सी में जो मैं बोल रहा था 2 सिग्निफिकेंट होंगे, तो उसमें हाँ? 2 ही होंगे। अभी तो मैंने 2 ही गूगल होंगे करके बेटा। देखा है अच्छा मैम। उसमें मैम जब तक कोई नॉन जीरो नहीं आता है हाँ? पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद, तब तक जितने भी डिजिट होते हैं इंक्लूड नहीं होते हैं। अच्छा क्यों? मैंने पढ़ा था मैम पहले, अभी गूगल करके देखा तो 2 ही आए हैं। आप 2 पूछ ही लीजिए। आया है? यस मैम, किसी और से पूछ लीजिए। तो ये तो मैंने बुक से किया है बेटा। गूगल ज़्यादा सही है या बुक सही है, ये बताइए। ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है, बुक से पहले पढ़ रखा था, इसलिए मुझे डाउट हो रहा था। नहीं देखो बेटा, आप गूगल करके देखो, बिल्कुल सही है। अगर आपको गूगल पे ट्रस्ट करना है तो गो ऑन, बट ये बुक का लिखा हुआ डेटा है विच इज़ ऑथेंटिकेटेड। यहाँ पे आपके 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि 2 है तो बिल्कुल आप उसको 2 लिखिए, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, बाकी और डिटेल में चाहिए तो बुक में मैं दिखा सकती हूँ आपको। आ जाइएगा आप क्लास, कॉलेज आ जाइएगा कभी भी, तो वहाँ पे हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, क्लियर है? हेलो, यस मैम क्लियर है। क्लियर है? क्या नाम है आपका, बता दीजिए। मैम सनित। अच्छा सर, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो फिर तो बताइएगा, बट यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही हैं, क्योंकि ऐसे वेरिए 10⁻³ भी तो आएगा अगर आप पॉइंट को उधर ले जाएंगे तो उसका वेरिएशन भी तो होगा, इसलिए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है सेंसिटिविटी पहले भी आप लोगों ने सेंसिटिव वर्ड जनरली यूज करते हैं हम लोग, सेंसिटिव कितना है, कौन कितना सेंसिटिव है, ऐसे इन जनरल यूज करते हैं। बट उसकी प्रॉपर्टी इंस्ट्रूमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ऐसी होती है कि अगर हमारे इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज हो रहा है तो वो चेंज आउटपुट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। बट वो आउटपुट में रिफ्लेक्ट होने में कैसे रिफ्लेक्ट हो रहा है, जैसे इनपुट में चेंज आया इंस्टेंटली आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है या कुछ टाइम के बाद रिफ्लेक्ट हो रहा है, जितना इनपुट में चेंज आया उतना ही रिफ्लेक्ट हो रहा है या उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये जो एक रेशियो बनता है कि चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट विल शो दी सेंसिटिविटी। इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि किसी भी सिस्टम को जैसे देख लिया जाए कि आप कितने सेंसिटिव हैं। कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, कोई बहुत ही कम सेंसिटिव होता है। किसी को थोड़ा सा भी चोट लगने से वो इंस्टेंट रिएक्शन देगा, या तो एक झापड़ कर इसके बदले में 2 झापड़ खींच के दे, ऐसा कुछ रिएक्शन, या कोई चुपचाप खा करके मार खा के चला आए, ऐसा रिएक्शन। ऐसे ही हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि उनमें अगर इनपुट में थोड़ा सा भी वेरिएशन लाए हैं तो क्या उनके आउटपुट में हमें वो वेरिएशन तुरंत दिख रहा है, वैसे ही दिख रहा है, या मैक्सिमाइज होकर के दिख रहा है, या कुछ टाइम के बाद दिख रहा है। तो ये जो रेशियो एक बनता है वो शो करता है सेंसिटिविटी। तो किसी भी सिस्टम की सेंसिटिविटी आप लोगों के हिसाब से थोड़ा सा सोचेगा कि क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, या एवरेज होनी चाहिए। क्योंकि सेंसिटिविटी एक्चुअली में क्या है, इट इज़ द रेशियो ऑफ आउटपुट टू द रेशियो ऑफ इनपुट सिग्नल, मतलब चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। एक नहीं, इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बट जो बेसिक डेफिनेशन है वो यही है, इट इज़ द रेशियो ऑफ चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। अब आप लोग बताइए कि सेंसिटिविटी किसी भी सिस्टम की कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, या एवरेज होनी चाहिए? प्लीज़ एनीवन। मैम ज़्यादा होनी चाहिए। ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और कोई भी? और कोई भी? हेलो, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए उसके, कि अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन है तो ज़्यादा दिखाए, कम डिफ्लेक्शन है तो कम दिखाए, वरना अगर कम में बहुत ज़्यादा दिखा देगा तो वो भी दिक्कत है। अच्छा, प्रोपोर्शनल मतलब एवरेज होनी चाहिए, इधर कम और ज़्यादा और मॉडरेट। बताइए, कुछ तो बताइए सोच करके कि कैसी होनी चाहिए सेंसिटिविटी।
इसको इस सेंस में लीजिए कि थोड़ा सा भी अगर आपके इनपुट में आप लोग जब भी हम लोग सिस्टम में डील करते हैं ना, तो वो मिली एम्पियर होता है, माइक्रो एम्पियर होता है। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन हो, मोबाइल फ़ोन आप टच करते हो, कभी आपको करंट लगता है क्या? लगता है क्या? एनीवन करंट लगा आज तक मोबाइल फ़ोन यूज़ करते टाइम? प्लीज़। नो मैम। नो नो नहीं मैम। लगा होगा, शायद किसी को लग गया हो करंट। हाँ, ज़्यादा यूज़ करते हो जो रात भर लगे रहते हो फ़ोन में, कभी भी करंट लगा क्या? नहीं लगा। और किसी का फ़ोन ऐसे चलता है क्या कि अभी आपने टच किया और उसके 5 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 मिनट बाद आपका लॉक खुल रहा है, ऐसा होता है क्या किसी का फ़ोन? अनलेस कि आपका फ़ोन 2 साल 3 साल पुराना ना हो, किसी के साथ ऐसा होता है क्या कि अभी आपने No, बस ma'am. टच किया, फिंगर पीछे टच किया आपने और 2 मिनट बाद खुल रहा है, या आपने फेस अपना दिखाया और फेस ले ही नहीं रहा है, 2-3 मिनट के बाद खुल रहा है, इतने में तो आप फ़ोन को फेंक देंगे, तोड़ देंगे, ऐसा कुछ होगा? ऐसा होगा? तो ये जो रिएक्शन है आपका फिंगर टच करना, अपना फेस दिखाना, ये जो चीज़ें हैं, ये एक्चुअली में आप क्या दे रहे हो? इनपुट टू योर फोन। ये इनपुट देने के बाद हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही हमने उंगली लगाई पीछे, जैसे ही हमारी फिंगर टच हुई है, तुरंत फोन खुल जाना चाहिए। इज इट और नॉट? यस मैम। Yes, ma'am. तो जैसे ही आपका इनपुट गया तो आउटपुट में क्या होना चाहिए? उसी टाइम चेंज होना चाहिए या थोड़ी देर बाद? मैम उसी टाइम चेंज होना चाहिए। इंस्टेंटली होना चाहिए। तो चेंज इन इनपुट शुड डायरेक्टली रिफ्लेक्ट टू चेंज इन आउटपुट। तो जो Yes, ma'am. हमारे सिस्टम की सेंसिटिविटी हुई, दैट मीन्स ये हमारा फोन है, ये हमारा हाई सेंसिटिव फोन है, इतना सेंसिटिव है कि बिल्कुल से ऐसा फिंगर टच किया और तुरंत खुल गया। जैसे ही मैंने किसी ऐप पे क्लिक किया तुरंत खुल गया, तुरंत मैसेज चला गया, तुरंत डेटा जैसे ही ऑन किया तुरंत सारे के सारे वीडियोज विदाउट बफरिंग यूट्यूब के वीडियोज चलने लगे। ऑल दीज थिंग्स आर हमारा आउटपुट जो हमें दिख रहा है, और इनपुट बस क्या हुआ कि हमने फिंगर टच किया है, बस उस पर स्क्रीन पे टच ही किया है और ये सारी चीज़ें होने लगी। दैट मीन्स हमारा फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, हाई स्पीड वर्क कर रहा है और इसकी सेंसिटिविटी क्या है? बहुत ज़्यादा है। अगर सेंसिटिविटी कम है दैट मीन्स बहुत स्लो वर्क कर रहा है। इसमें हमने इनपुट दिया और आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है 2 मिनट के बाद, बट आज के टाइम में 2 मिनट इज़ बहुत ज़्यादा, कि इतने स्लो काम करने वाला सिस्टम यूज़ में नहीं आ सकता है। क्लियर है? इसलिए Yes, सिस्टम ma'am. की जो सेंसिटिविटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ये इस हिसाब से सोचिए आप लोग। आज के टाइम पे जो आप गैजेट्स यूज़ कर रहे हो, जैसे हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, कोई भी आपके घर में है, कॉलेज में है, कहीं भी आप देखें, वो अगर स्लो वर्क करे, पुराने वाले जो डेस्कटॉप है आज के टाइम में कोई यूज़ नहीं करना चाह रहा है, पुरानी वाली टीवी आज के टाइम में कोई यूज़ नहीं करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन सिस्टम में प्रॉब्लम है कि हमारा इनपुट जो प्रॉपरली आ रहा है वो हमें आउटपुट में दिख नहीं रहा है, या तो वो क्वालिटी नहीं दिख रही है, वो स्पीड नहीं दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें सेंसिटिविटी से कहीं ना कहीं लिंक करती हैं, और वो ये शो करता है कि जो सिस्टम की सेंसिटिविटी है अब जो आ रहे हैं वो उनकी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पहले वाले जो थे। सेंसिटिविटी में ही दूसरा एक फैक्टर आता है विच इज डिफ्लेक्शन फैक्टर, इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी। मतलब एक तो हो गया चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट, बट उसी का इनवर्स हो जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। अब जो हमारा इनपुट है और आउटपुट है, समझिए क्या क्या है। इनपुट में क्या होगा? जिस क्वांटिटी को हमें मेजर करना है वो है हमारा इनपुट, और जो क्वांटिटी हमें आउटपुट में मिल करके आएगी वो है रिस्पॉन्स। तो उन दोनों को हमने कैसे लिखा? मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्पॉन्स। क्लियर है? इसी को आप सिंपल शब्दों में भी बोल सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ द इनपुट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द आउटपुट, बट थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज भी यूज़ करनी होती है हमें। तो यहाँ लिखा गया है मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड क्वांटिटी। जो अननोन क्वांटिटी है वो हमारा इनपुट है, और जो रिस्पॉन्स निकल करके आएगा वो हमारी मेजर्ड क्वांटिटी, वो हमारा रिस्पॉन्स होगा। मतलब जो आउटपुट मिलेगा हमें दैट विल बी द रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम। क्लियर है? यस उसके बाद Yes, जो ma'am. सेंसिटिविटी है, सिंपल यही सेंसिटिविटी है, इसको दूसरे शब्दों में लिखा गया है इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन आउटपुट डिवाइडेड बाय इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन इनपुट। मतलब कि
आउटपुट में थोड़ा सा भी माइक्रो नैनो का भी चेंज आया इनपुट में अगर, तो वही चेंज आपको आउटपुट में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। इसलिए यहाँ जो वर्ड लिखा गया है ये इनफाइनाइटेसिमल मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन द इनपुट शुड रिफ्लेक्ट टू द आउटपुट, और इसी को लिखा गया है डेल्टा क्यू नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा क्यू आई, क्यू नॉट फॉर आउटपुट एंड क्यू आई फॉर इनपुट। क्लियर है? अब सेंसिटिविटी पे भी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, बट इनके जो क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको ये समझना होता है कि क्या हमारा इनपुट है और क्या हमारा आउटपुट है, उससे क्लियर हो जाता है कि सेंसिटिविटी क्या होगी। जैसे कि ये क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन में है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज सुना है आप लोगों ने? यस मैम। किस पर्पज से यूज करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर कहीं भी देखा होगा? एनीवन? बैलेंसिंग ऑफ मैम द किसी रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। यस, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रबल सिंह। हाँ, प्रबल सिंह। 12th में शायद होगा आप लोगों को व्हीटस्टोन ब्रिज, या फर्स्ट ईयर या सेकंड, फर्स्ट सेम या सेकंड सेम में कहीं तो देखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। यस मैम, मैम देखा है। 12th। ठीक है, तो अभी आप लोगों का थर्ड चैप्टर भी ब्रिजेस का है, इसमें सारे ब्रिज है। डोंट वरी, अभी फिर से मौका मिलेगा पढ़ने का, भले ही आप लोगों को याद रहे या ना रहे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो जो क्वेश्चन है कि व्हीटस्टोन ब्रिज है, क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेंगे या मैं रीड करूँ? मैम कर लेंगे। कर लेंगे, और उसको समझना जो सबसे बड़ा टास्क होता है क्वेश्चन करने का, सबसे बड़ा टास्क क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उस क्वेश्चन को रीड करके उसको समझना। अगर आप लोग चाहते हैं गेट के लिए या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ना, तो प्लीज़ अपनी ये हैबिट को डेवलप करिए कि क्वेश्चन अगर आपको गिवन है, क्योंकि आपको डील तो क्वेश्चन से ही करना पड़ेगा, थ्योरी कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली है। तो क्वेश्चन को फर्स्ट स्टेप इज रीड, तब तक पढ़ो जब तक कि समझ नहीं आ जाए, और ये समझो कि इसमें क्या इनपुट है, क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करनी है, ये दो चीज़ें। ठीक है, तो प्लीज़ रीड दिस क्वेश्चन और मुझे बताइए कि क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। तब तक मैं इसका जो सोल्यूशन है थोड़ा हटा देती हूँ। ठीक है, अब रीड करिए आप लोग। यस मैम। कर लिया रीड? समझ आ गया क्या करना है? जरूरी Yes, नहीं ma'am. कि सबको समझ आए, जिनको आया है समझ में बहुत हम लोग सोल्यूशन से समझेंगे, बट नेक्स्ट टाइम अगर सिमिलर क्वेश्चन आता है तो अब आप लोगों का दिमाग उतना तेज चलना चाहिए, अगर अभी नहीं चल रहा है तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में गिवन है एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, रिक्वायर्स अ चेंज ऑफ 7 ओम इन दी अननोन आर्म ऑफ द ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की 4 आर्म्स होती हैं, 4 आर्म में एक आर्म में अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है। अब उस अननोन रेजिस्टेंस में हमें 7 ओम का चेंज लाना है। तो इस 7 ओम का चेंज लाने के लिए क्या करना है? ब्रिज टू प्रोड्यूस अ चेंज इन डिफ्लेक्शन ऑफ 3 mm ऑफ गैल्वेनोमीटर। ताकि गैल्वेनोमीटर की जो का डिफ्लेक्शन है वो 3 mm का हो सके, मतलब 7 ओम का चेंज करने पे गैल्वेनोमीटर में 3 mm का डिफ्लेक्शन होगा। तो अब आपको डिटरमाइन करना है सेंसिटिविटी और साथ ही साथ डिफ्लेक्शन फैक्टर। तो सेंसिटिविटी क्या होता है? अभी हम लोगों ने देखा सेंसिटिविटी इज चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। अब यहाँ पे ये बताइए कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या इनपुट है क्या आउटपुट है, बताइए एनीवन? मैम 7 ओम इनपुट है, 3 mm आउटपुट है। यस, ये क्वेश्चन में आपको यही दिया गया है कि 7 ओम का अननोन रेजिस्टेंस यहाँ लिखा हुआ है इन दी अननोन आर्म, मतलब यही वो इनपुट है, इनपुट विल बी अननोन। तो अननोन आर्म में 7 ओम का चेंज लाने पे जो गैल्वेनोमीटर एक तरह का, जैसे आप लोग बता रहे थे कि अगर पहले देखा है सिंपल बॉक्स जैसा होता है जिसमें कि पॉइंटर लगा होता है, वो पॉइंटर स्केल पे डिफ्लेक्ट होगा और ये डिफ्लेक्शन हमें क्या बताएगा कि कितना ज़्यादा आउटपुट में वेरिएशन आ रहा है।
तो अगर हमें गैल्वेनोमीटर के का जो डायल है उसमें 3 mm का डिफ्लेक्शन चाहिए, तो अननोन आर्म ने 7 ओम का चेंज किया है। तो अननोन आर्म में इनपुट गया आपका और आउटपुट में क्या मिला आपको, 3 mm का डिफ्लेक्शन। तो सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, 3 mm डिवाइडेड बाय 7 ओम, और यूनिट हो जाएगी इसकी मिलीमीटर डिवाइडेड बाय ओम। क्लियर है सभी को ये? Yes, और इसी का Yes, ma'am. इन्वर्स Yes, ma'am. होगा डिफ्लेक्शन फैक्टर, जो कि मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप लोगों को खुद कैलकुलेट करना है। डिफ्लेक्शन फैक्टर अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। डिफ्लेक्शन फैक्टर इनवर्स ऑफ सेंसिटिविटी विच इज नथिंग बट चेंज इन इनपुट टू द चेंज इन आउटपुट। तो ये कैलकुलेट कर सकते हैं। डिफ्लेक्शन फैक्टर क्या होगा बताइए आप लोग। 2.33 2.33 और यूनिट क्या होगी इसकी? ओम पर mm। ओम पर mm। बाकी लोग भी हैं क्या? सिर्फ 2-3 लोग बोल रहे हैं। अभी अटेंडेंस में देखती हूँ मैं कौन कौन है, सबसे पूछती हूँ कि आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हैं। देखो भाई, ऑनलाइन क्लास है, आप देखोगे नहीं मुझे, मैं आपको देखूंगी नहीं। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ये मैं देख नहीं सकती हूँ, बस आपके रिएक्शन से मुझे समझ में आएगा कि हाँ आप लोग समझ पा रहे हो या नहीं। तो प्लीज़ जितना हो सके आप अपना इन्वॉल्वमेंट दीजिए, अपने व्यूज़ को रखिए कि हाँ ये ऐसा है, ये ऐसा है। नहीं आ रहा है तो भी बताइए कि समझ नहीं आ रहा है, ताकि और दूसरे तरीके से पढ़ाने की कोशिश करी जाए। क्लियर है सभी को? तो ये डिफ्लेक्शन फैक्टर सभी लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है वो है लीनियरिटी। लीनियरिटी वर्ड आप लोग पहले भी सुन चुके हैं, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं। सिस्टम तो नहीं, कोई भी लीनियर वर्ड सुना है? सुना है आप लोगों ने? प्लीज यस एनीवन? मैम। ठीक है। मैथ्स में सुनी होगी लीनियर इक्वेशन, सुनी है? Yes, ma'am. क्या Yes, ma'am. इक्वेशन है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सभी मेरे ख्याल से मैथ्स लेकर के इंजीनियरिंग करने आए होंगे। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इज इट और नॉट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यहाँ पे y क्या है? y इज आउटपुट, x इज इनपुट, c क्या है? Constant. Intercept. C is not a constant, it is an intercept. And m, most important thing, m क्या है? Slope. Slope. Yes, Slope. Slope is equals to क्या होता है? dy by dx. dy by dx. dx। और इसको दूसरे y2 शब्दों में minus कहें, y1 upon x2 minus x1. yes, y2 minus y1 by x2 minus x1। और इसी को in terms of measurement and instruments क्या बोलेंगे? Change in Tan output theta. to the change in input। in terms of measurement बात कर रही हूँ मैं। change in output divided by change in input, यही हुआ ना linearity? y2 minus y1 by Yes, x2 ma'am. minus x1 मतलब क्या हुआ? difference in output divided by difference in input। अभी आपने सेंसिटिविटी पढ़ी है, बस सेंसिटिविटी अलग है लीनियरिटी से। लीनियरिटी भी यही है कि आपका आउटपुट जो आ रहा है वो इनपुट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए। क्लियर है? लीनियरिटी मतलब आपका जो आउटपुट है वो लीनियर है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट। आउटपुट लीनियर है विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट, मतलब कि अगर इनपुट में थोड़ा सा भी चेंज किया है तो उतने ही प्रोपोर्शनल अमाउंट का चेंज आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्लियर है? Yes, ma'am. देखो, अब यहाँ पे आपको सेंसिटिविटी और लीनियरिटी दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। सेंसिटिविटी में जो फैक्टर आता है वो ये है कि जिस इंस्टेंट में आपका चेंज हो रहा है उसी इंस्टेंट में आपको आउटपुट में दिखना चाहिए विदाउट एनी डिले। और अमाउंट की बात हम नहीं कर रहे, अमाउंट आपका उतना ही जाए या कम जाए, बट जो भी चेंज हो रहा है वो चेंज आउटपुट में जाना चाहिए। दैट इज सेंसिटिविटी, कि हाँ हमारा सिस्टम सेंसिटिव है कि जैसे ही हमने इनपुट में थोड़ा भी चेंज किया है वो थोड़ा भी चेंज आउटपुट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। और जब लीनियरिटी की बात आती है तो लीनियरिटी में ये होता है कि इनपुट में अगर हमने चेंज किया है तो proportional amount of change should be reflected on the output।
क्लियर है? इसलिए यहाँ पे जो इक्वेशन बनती है वो y इज इक्वल टू m इंटू एक्स की, और लीनियरिटी का ग्राफ अभी मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि हम सिंपल एक पीडीएफ के थ्रू पढ़ रहे हैं। लीनियरिटी का ग्राफ अगर आप लोगों को पता हो, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन जाती है, पता है आप सभी को लीनियरिटी का ग्राफ? Yes, ma'am. एक स्ट्रेट लाइन सीधे जाती है, नीचे आपका x है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस इज y, और आपके बीच में सेंटर में एक स्ट्रेट लाइन जाती है। अगर y इज इक्वल टू m इंटू एक्स है तो, और अगर c होता है तो वो y को एक कट करते हुए जाती है इंटरसेप्ट के साथ। क्लियर है? तो अब ये लीनियरिटी हमारे इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि हम एक अननोन वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, तो उस अननोन वैल्यू में थोड़ा सा भी चेंज अगर आ रहा है तो उस चेंज को हम प्रिडिक्ट कर सकें। क्यों? क्योंकि हमारा सिस्टम लीनियर है। अगर सिस्टम लीनियर नहीं होगा, इन केस इट इज नॉट लीनियर, तो उस नॉन लीनियरिटी को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। कैसे? जैसे अगर आप y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स है, तो अब ये बताइए x अगर मेरा 0 है Zero. तो y क्या होगा? 0। और अगर x आपका 4 है तो y क्या होगा? 8. 8। x अगर 6 है तो y 12. 12। ये हम लोग क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे एक लीनियर रिलेशन फॉलो हो रहा है विच इज y इज इक्वल टू 2x। अब दूसरा, अगर y इज इक्वल टू e टू द पावर x है, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या है? e टू द पावर x, और अब आपका x है 0 तो y क्या होगा? 1. 1, ठीक है। 1. देन x आपका 6 है तो y क्या होगा? विदाउट एनी हेल्प ऑफ गूगल और कैलकुलेटर, e raised to power 6. e raised to power 6. और इसकी वैल्यू जो कि हमें पता नहीं होगी, पता नहीं क्या वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो e टू द पावर x है वो कैसी टर्म है? लीनियर और नॉन लीनियर? Exponential, not linear. एक्सपोनेंशियल इज अ नॉन लीनियर टर्म। Yes, ma'am. Non-linear बोल रहा हूँ. नॉन Exponential. लीनियर है ना? हाँ, Yes. नॉन लीनियर है। तो सेम चीज हमारे में फॉलो है कि अगर मेरा सिस्टम लीनियर है तो वी कैन प्रिडिक्ट द आउटपुट बाय सीइंग द इनपुट, बट अगर मेरा सिस्टम नॉन लीनियर है तो हम इस आउटपुट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। सो फॉर ईज ऑफ एप्लीकेशन, मतलब हम अपनी सुविधा के लिए चाहते हैं कि जो मेरा सिस्टम है वो कैसा हो? लीनियर हो, ताकि हम इसको इजीली ऑपरेट कर सकें। क्लियर है? अब थोड़ी सी बात करते हैं लोग ईडीसी की। आप लोग ईडीसी पढ़ रहे हो और डिजिटल क्या पढ़ रहे हो? दूसरा सब्जेक्ट है डिजिटल सर्किट्स ना? कौन से Yes, सब्जेक्ट ma'am. पढ़ रहे हो लोग? फिर से wait a minute. हेलो, Yes, ma'am. हेलो, आवाज आ रही है सभी को? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, तो अभी मैंने कुछ पूछा आप लोगों से। हेलो, हेलो, Ma'am, please repeat the question. ओके, ले जाइए, है मेरे पास अभी, वो तो मैंने, हाँ है। क्वेश्चन ये है कि अगर आपका सिस्टम लीनियर है, मतलब अभी जो हमने एक्सपोनेंशियल वाला एग्जांपल देखा है उस बेसिस पे मैं बोल रही हूँ कि अगर आपका सिस्टम लीनियर है, नहीं, हाँ, मैं ये बोल रही थी कि आप लोग अभी ईडीसी और डीएससी पढ़ रहे हो ना, डिजिटल सर्किट्स एंड सिस्टम्स, ये Yes, तो ma'am. सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप लोग। ईडीसी में आप लोगों ने और क्या पढ़ा है? डायोड से पहुंच गए या नहीं पहुंचे? Yes, ma'am. डायोड में पहुंच गए हैं आप लोग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. LED. डायोड पढ़ा? तो अब ये बताइए, डायोड लीनियर डिवाइस है या नॉन लीनियर डिवाइस है? इक्वेशन पढ़ी डायोड की? मैम नॉन लीनियर है। डायोड के करंट की इक्वेशन पढ़ी आप लोगों ने? आउटपुट करंट ऑफ द डायोड। यस मैम।
I naught is equals to IS into e to the power VD by eta VT. पढ़ी है आप लोगों ने? -1. हाँ, -1, but -1 will be neglected anyhow. यहाँ में मेन चीज है एक्सपोनेंशियल. यहाँ जो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन है वो कैसा है? एक्सपोनेंशियल. इनपुट वोल्टेज आपका जो है VD जो कि e टू द पावर में है और आउटपुट करंट I नॉट जो कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन जो है वो कैसा है? एक्सपोनेंशियल. इस एक्सपोनेंशियल रिलेशन से हमें ये पता चलता है कि डायोड कैसी डिवाइस है? एक नॉन लीनियर डिवाइस है. क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस है, बट आगे आप लोग और पढ़ेंगे डायोड के बारे में कि इसको हम प्रिडिक्ट करेंगे. इसका हम एक मॉडल बनाएंगे जिसमें कि हम इसको एज अ लीनियर डिवाइस डील करें, अज्यूम करेंगे. क्यों? क्योंकि इसी डायोड से आगे चल करके और भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बनेंगे और उन कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को एक नॉन लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है. और इसीलिए हम इस सिस्टम का एक लीनियर मॉडल बनाएंगे और इस लीनियर मॉडल को आगे यूज करेंगे. तो इनहेरेंटली मतलब आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में सर्किट पढ़ोगे, बेसिक सर्किट नॉन लीनियर है, बट उन नॉन लीनियर सर्किट को लीनियर बनाया जाता है और लीनियर बना करके हम सॉल्व करते हैं अपने ईज के लिए. जैसे कि अभी मैंने बताया कि हमें क्योंकि उसे यूज करना है इसलिए हम उसको एक लीनियर डिवाइस की तरह ट्रीट करते हैं ताकि हम उसके आउटपुट को प्रेडिक्ट कर सके बाय नोइंग द इनपुट. क्लियर है? यस मैम. तो ये जो इतना सारा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है वो सिर्फ इसलिए है कि हमारे जो सिस्टम है वो लीनियर होना चाहिए और लीनियर सिस्टम होने से सिर्फ ये एक आसानी होती है कि अगर बड़े सिस्टम पे बड़े लेवल पे जाएंगे तो उस सिस्टम के आउटपुट और इनपुट के बीच का रिलेशन एक सिंपल सा रिलेशन होगा जिसको हम इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और हमारा मेजरमेंट सही है या नहीं हम ये बता सकते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिखेंगे. इनमें से एक पॉइंट है कि सपोज अगर सिस्टम नॉन लीनियर है, सिस्टम अगर नॉन लीनियर है इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिस्टम एक्यूरेट नहीं है. नॉन लीनियर सिस्टम भी हाईली एक्यूरेट हो सकता है. क्लियर है? यस मैम. Yes, ma'am.